गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 20 फरवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 10। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी विद इन दी फ्री अमाउंट ऑन द रेगुलर बेसिस द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेज। कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानेंगे, डिस्कशन ऑफ दिस आर्टिकल करेंगे हम। जो ये आर्टिकल है प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसको डिस्कशन करने से पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीजीएल या बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे इंग्लिश का पोर्शन आता है। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारता है, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई है अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए और मुझे इमेंस रिजल्ट मिले हैं। यू कैन सी आई कैन articulate myself in a better way in front of you guys with the help of the such type practice only this has became possible। तो पहला वोकेबलरी वर्ड है इवानेसेंट। इवानेसेंट इवानेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल जो अभी, इवानेसेंट थोड़े टाइम के लिए रहे जो काम। इवानेसेंट इवानेसेंट का मतलब समथिंग दैट कम्स एंड गोज क्विकली, टेम्पररी चीज जो होती है इवानेसेंट बोलते हैं। ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल मतलब थोड़े टाइम के लिए होने वाली चीजें को ट्रांसडेंटल बोलते हैं। फिकल, फिकल भी चंचल होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? परमानेंट, जो परमानेंट रहे, परसिस्टेंट रहे, लगातार रहे चीजें। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे है भाई, इसको याद कैसे रख सकते हैं इवानेसेंट को? तो वैसे तो नेसेंट, ही वाज इन नेसेंट स्टेज। नेसेंट होता है बिल्कुल बर्डिंग स्टेज में। बर्डिंग मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में अंकुरित हो रहा है, तो नेसेंट बोलते हैं। बट इसके आगे ईवा लग गया। ईवा नेसेंट का मतलब होगा लंबे टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए रहे, लंबे टाइम के लिए ना रहे, तो ऐसे कहते हैं ईवा। ईवा नेसेंट थोड़े टाइम के लिए बच्चा रहता है ना कोई भी आदमी, ईवा नेसेंट से याद रख सकते हैं। तो इसने वैसे एग्जाम्पल कैसे है लंबे टाइम तक याद रखने के लिए? द इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन इट एट समथिंग दैट कम्स एंड डिस्पियर क्विकली। मतलब इवानेसेंट का मतलब हो गया, कोई भी चीज पे बोल सकते हैं कि दिस एंगर, जो गुस्सा है, इज इवानेसेंट, थोड़ी देर बाद फेड अवे, खम हो जाएगा, इसको इवानेसेंट बोलेंगे। सेकेंड वर्ड है लीजियन, LEGION, लीजियन। लीजियन का मतलब होगा ग्रुप ऑफ पीपल एंड, जैसे फौज में ट्रूप्स को बोलते हैं, टुकड़ी को बोलते हैं ना कि एक टुकड़ी है लीजन, तो टुकड़ी को होड, होड मतलब इसका सिनोनिम होगा ग्रुप। जैसे स्वाम डियर, स्वाम भी एक ग्रुप होता है बीज का, बीज स्वाम, तो वैसे में से लीजियन टुकड़ी। अब इसमें क्या कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स है, आई सा ए लीजियन क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, मतलब मैंने एक टुकड़ी देखी थी जो क्रॉस कर रही थी फॉरेस्ट को। तो लीजियन का मतलब टुकड़ी, ट्रूप्स, ग्रुप हो गया। सर्विट्यूड, नेक्स्ट वर्ड है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो सर्वेंट हो, सर्वाइल नेचर हो इसका, जैसे जो दब्बू नेचर का होता है ना उसे सर्वाइल नेचर वाला बोलते हैं। सर्विट्यूड का मतलब हो गया कि जो बिल्कुल कंप्लायंट रहे। कंप्लायंट मतलब हमेशा कोई भी रूल बता देना उसको फॉलो करते रहे बिना क्वेश्चन के। कंप्लायंट बोलते ना कि ये इतना सीधा है कि इसको यहाँ बैठने के नहीं बोलते, पूरे दिन बैठा रहेगा, तो उसका सर्वाइल नेचर है, कंप्लायंट नेचर है। और एक होता है डिफाइंट, उल्लंघन करने वाला, इसका एंटोनिम्स होगा डिफाइंट, जो हमेशा उल्लंघन करता है चीजों को, उसको बोलते हैं। अब साइकोफेंट भी वर्ड यूज होता है कई बार इसके लिए। साइकोफेंट मतलब जो, साइकोफेंट चापलूस जो बोलते हैं ना, बूट लीकर, बूट लीकर बोलते हैं सब। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सब्जुगेशन, जो प्रोन टू सब्जुगेशन। सब्जुगेशन होता है किसी को दबा देना, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन। और एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा कि जो चीज़ों को जैसे बढ़ाए, डिफाइंट आए, बढ़ाए, या चीज़ों को अपना अकड़ू टाइप में, स्टबन भी बोलते हैं, या बोल्ड इसका एंटोनिम्स हो सकता है। एक होता है वर्ड चट्सपा। चट्सपा, चट्सपा होता है ओडासिटी, नेगेटिव वे में, गुस्ताखी करने वाला, चट्सपा बोलते हैं कि उसका, उसने इतना दुस्साहस किया कि उसने मेरा ऑर्डर डिफाइन किया, तो चट्सपा भी वर्ड यूज होता है। तो ऐसे ऐसे आप अपनी वोकेबलरी को लिंक करके सीख सकते हैं। और जैसे हिज नेचर इज वेरी सर्वाइव, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रू क्लेंट। ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट का मतलब हो गया
जो क्वारलसम हो, लड़ाई करने वाला हो, ईगर टू फाइट हमेशा रहता हो, ट्रुकुलेंट, या ग्रूची वर्ड यूज होता है एक बार, ग्रूची, जी, ग्रूची, जो लड़ाई के लिए तैयार रहे, क्वारलसम झगड़े वाला। अब इसका सिनोनिम क्या हुआ, बेलिजरेंट, हमेशा जो लड़ाई के लिए तैयार रहे, बेलिजरेंट। एंटोनिम्स क्या हुआ, एंटोनिम्स क्या हुआ, जो हमेशा खुश रहे, जो हमेशा खुशी में रहे, और जो हमेशा एमिकेबल हो। एमिकेबल होता है मिलनसार आदमी, या एमिएबल। एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे कैसे लिखते हैं, हिज नेचर इज वेरी ट्रूकुलेंट। तो कुछ वोकेबलरी वर्ड हो चुके हैं, ये एग्जाम में आपके रहते हैं, रेगुलर रहिए इस चीज पे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आर्टिकल जानते हैं, प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रिवेसी, प्रिवेसी होता है किसी की निजी जिंदगी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, मतलब कोई गड़बड़ ना हो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी नो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट आए हैं। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उसमें अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो वहाँ पे सेक्शन 1 का 5 था शायद, उसमें बताया गया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा किसी की पर्सनल होती है तो उसको रिवील नहीं करते हैं, बट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं जो देते हैं, तो अगर वो अप्रोप्रिएट समझे तो वो रिवील कर सकते थे। बट अब डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन द गाइज ऑफ द प्रिवेसी दे वुड नोट बी शेयर। तो ये गाइज मतलब भेस में ऐसे बोल देंगे कि प्रिवेसी है, वो शेयर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी नो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। एसिमेट्री होता है असमानता, सिमेट्री होता है दोनों में सामंजस्य बनना। बोलते हैं ना कि सिमिलर है, सिमिलिट्यूड है इनमें, तो बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन नहीं होना चाहिए। ऑन मंडे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड ए सीरीज ऑफ पिटिशन। रेफर्ड होता है रेफर करना, संदर्भ लेना या देना किसी को, रेफर कर देते हैं ना, नीचे वाला आगे रेफर कर देता है। रेफर किया सीरीज ऑफ पिटिशन, उन्होंने देखा, रेफर किया, मतलब यहाँ पे क्या रेफर का मतलब, उसने पढ़ा देखा, सीरीज ऑफ पिटिशन चैलेंजिंग द अमेंडमेंट टू दी 81J, सॉरी 81J था ये, 8 का 1 और फिर जे, सेक्शन 8 का क्लोज 1 क्लोज जे ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सेक्शन 44(3) बाई सेक्शन 44। तो ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 44(3) को रिप्लेस कर दिया ना। ये चैलेंज कर रहे थे डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो थे, टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक बेंच, जिसमें लगभग मतलब जो है 3 से ज्यादा जज होंगे, या 5 से ज्यादा या 7 होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें होंगे। रिकॉग्नाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी, रिकॉग्नाइज करते हुए मानते हुए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के हिसाब से संवेदनशील है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवन इवन इवन मतलब यहां तक की, इवन यहां तक की रिमार्क बयान दिए कि दैट कोर्ट माइट हो सकता है, हैव टू ले डाउन मतलब ऑर्डर देना, व्हाट इज मेंट बाय द पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी दे देगा शायद, ऐसे हो सकता है माइट। आरटीआई एक्ट 2025, और मे और माइट एक मॉडल वर्ब होता है। मे में होता है लेस पॉसिबिलिटी, और माइट में तो बिल्कुल ना के बराबर बोल सकते हैं ना, ही माइट बी इन द रूम, मतलब शायद हो भी सकता है, ऐसे होता है। और ये हो गया कि वो ही में इन द रूम, ये रूम में हो सकता है। ही माइट भी मतलब उसको पक्का पता है कि वो बाहर गया था, बट देख लो अगर हो तो, ऐसे पॉसिबिलिटी इनमें डिफर करती है मे और माइट में। तो क्या कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन शायद दे सकते हैं, हालांकि देंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसे डिस्टिंग्विश करना बहुत टिपिकल होता है। आरटीआई एक्ट 2025 वाज इनेक्टेड होता है लागू करना, टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बनाने के लिए, एंड इंश्योर डाटा स्टेट अकाउंटेबिलिटी, और इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि स्टेट की जिम्मेवारी रहे। व्हाट इज वाइटल फॉर डेमोक्रेसी, जो कि बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। ओवर 2 डिकेड्स लेटर, लगभग 20 साल बाद, डीपी डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हैज डिलीवर्ड ए बॉडी ब्लो, इसमें एक धक्का दे दिया बाय डायलूटिंग, कम कर दिया वन ऑफ इट्स फाउंडेशनल सेक्शन, जो इसका मूलभूत सेक्शन था, भाग था, सेक्शन 81J, ओरिजिनली अलाउड द विद होल्डिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ओनली इफ मतलब यदि इट हैड नो रिलेशनशिप विद एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, मतलब तभी वो रोक सकते थे जब इसका कोई आम जनता से इंटरेस्ट ना हो, और या इफ इट्स डिस्क्लोजर, या इसका खुलासा रिजल्टेड एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रीवेसी, या जो बिना ऑथराइज अटैक होगा प्रीवेसी पे। क्रूशली होता है बहुत इंपॉर्टेंट, द सेक्शन इंक्लूडेड ए पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। तो इसमें बहुत ये है कि इस सेक्शन में इंक्लूड है पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आम जनता
का इंटरेस्ट है तो ओवरराइड हो सकता है ये सेक्शन 81J पहले वाले कानून में। एज एन इंटीग्रल फीचर, इंटीग्रल मतलब लगा हुआ फीचर है ऑफ द 2005 एक्ट, परमिट करता है डिस्क्लोजर खुलासा इफ ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ वाज सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई था दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाइड इट, अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो चीजें बाहर आएंगी। इसमें क्लोज इंक्लूडेड था 8 आरटीआई एक्ट के 8 के 1 में और जे में। तो इन्होंने कहा कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट रिमूव कर देता है ओवरराइड, ये ओवरराइड वाला फंक्शन है ये बाहर निकाल दिया एंड प्रोहिबिट कर दिया डिस्क्लोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन विच रिलेट टू दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि रिलेटेड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। अमाउंटिंग टू ब्लैंकेट बैन, मतलब ये किसके बराबर हो गया? ब्लैंकेट बैन मतलब बिल्कुल कंबल सा ढक दिया, बिल्कुल बिल्कुल बाहर कर दिया, रोक दिया इसको। दिस इनेबल, ये इनेबल करता है रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट, ये इस चीज में मदद करेगा जो कि रिजेक्ट करने में रिक्वेस्ट, जो भी आदमियों की रिक्वेस्ट आती है याचनाएं आती हैं कंसर्निंग ऑफिशियल, जो कि मतलब चिंता दें ऑफिशियल्स को, प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड या प्रोक्योर करना किसी चीज का लेना होता है, प्रोक्योरमेंट वैसे खरीदना भी होता है बट यहाँ पे रिकॉर्ड्स को प्रोक्योर करना, या ऑडिट रिपोर्ट है कोई लेना चाहता है, या पब्लिक स्पेंडिंग है, या कितना खर्चा किस पे हुआ, तो ये मान लो ऑफिशियल को दिक्कत हो रही है तो वो ये कह देंगे कि भाई ये तो नहीं देंगे। इन इट्स कैंपेन, जो इसका अभियान है फॉर द आरटीआई के लिए द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है, संस्था है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज हाईलाइट, ये हाईलाइट कर चुके हैं कि लेजिटिमेट यूज की किसी चीज का लेजिटिमेट कानून के हिसाब से प्रयोग होना चाहिए। पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स होता विरोधाभास। वाइल सेक्शन 7 ऑफ द डीपीडी एक्ट अलाउ द स्टेट टू प्रोसेस पर्सनल डाटा विदाउट कंसेंट, तो इसमें डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 7 है, तो 7 कहता है कि भाई मतलब पर्सनल डाटा को यूज किया सकता है बिना कंसेंट के, अगर मान लो स्टेट चाहे तो, अथॉरिटी चाहे तो। आरटीआई अमेंडमेंट प्रिवेंट सिटीजन फ्रॉम यूजिंग सिमिलर प्रिंसिपल टू सीक ट्रांसपेरेंसी फॉर द स्टेट, बट जो ये विरोधाभासी है कि जब आरटीआई जो अमेंडमेंट आया ना, ये रोक देता है सिटीजन्स को फ्रॉम यूजिंग सिमिलर प्रिंसिपल, ऐसा सेम सिद्धांत यूज करने के लिए जो मानते हैं ट्रांसपेरेंसी फॉर द स्टेट से ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते। दस वाइल गवर्नमेंट कैन मॉनिटर द सिटीजन, इस तरह मतलब गवर्नमेंट क्या है, मॉनिटर निगरानी रख सकती है नागरिकों पे। सिटीजन इज डिनाइड द एबिलिटी टू स्क्रूटनाइज द गवर्नमेंट, सिटीजन को मना किया जाता है कि वो स्क्रूटनाइज छटनी नहीं कर सकते, गलत सही का छटना नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर। दिस अमेंडमेंट, जो ये सुधार आया है ना, आल्सो क्रिएट्स ए सीवियर चिलिंग इफेक्ट, बहुत भयानक चिलिंग इफेक्ट डाल देगा। जैसे ठंडा होता है ना, मान लो बर्तन ठंडा होता है, आसपास की चीजों को ठंडा कर देता है, सेम ऐसे ही ऑन द प्रेस, जो प्रेस है उस पर दिक्कत डालेगा। एंड आर्ग्यू is one of the writ petition by the reporters collective journalists could be classified as data fiduciary, तो रिपोर्टर्स को क्या कलेक्टिवली पूरे आमतौर पर जर्नलिस्ट को कुड भी ऐसा हो सकता है क्लासिफाई किया जा सकता है डाटा फ्यूडिशरी। डाटा फ्यूडिशरी होता है जो डाटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन कंपनी की तरह उसको माना जाएगा अंडर द डीपीडी एक्ट एंड इट्स रूल्स व्हेन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, अगर वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी छानबीन की रिपोर्ट के लिए। नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट, अगर मान लो कोई भी कानून का पालन नहीं करता है, अट्रैक्ट कर सकता है फाइन 250 करोड़ तक। सच ए लीगल फ्लेवर थ्रेटन, ऐसा कोई मतलब कानूनी हिसाब से ढांचा लेके आना डराता है, रिड्यूस करता है जर्नलिज्म को टू जस्ट पब्लिशिंग गवर्नमेंट रिलीज, जो गवर्नमेंट पब्लिश करेगी वही रिलीज करेंगे क्योंकि वो चिलिंग इफेक्ट डाल देगा, 250 करोड़ का फाइन लग सकता है। इट इज आयरोनिक, आयरोनिक बहुत ये है, बहुत दुख की बात है दैट डीपीडी एक्ट प्रोवाइड एग्जम्पशन, ये छूट दे देता है टू दी स्टार्टअप्स जो बिगिनिंग में आएंगे, बट उल्लंघन करता है सिमिलर प्रोटेक्शन फॉर द जर्नलिज्म, बट जर्नलिज्म को ये क्या है रोकता है। दिस इज शार्प कॉन्ट्रास्ट, यह कि विरोधाभास में है विद द यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट रेगुलेशन, यूरोप का स्टैंडर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, विच बैलेंस, जो बैलेंस करता है प्रिवेसी को ट्रांसपेरेंसी टू इंश्योर, पक्का करने के लिए जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मस्ट रेफर टू द जजमेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 2019, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को क्या रेफर करना चाहिए, देखना चाहिए जजमेंट जो आया था ना सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 2019 का, विच हेल्ड दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड रिमेन प्राइवेट, पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट करना चाहिए अनलेस, जब तक नहीं डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, जब तक खुलासा जरूरी नहीं है फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बड़ी जनता के लिए। तो ये 2019 के जजमेंट को रेफर करना चाहिए उन्हें, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 2019 का जजमेंट था जो। इट इज नोन दैट आरटीआई हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड स्टेट सिटीजन, दिस इंक्लूड्स द पुअर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ओवर द 2 डिकेड। हालांकि ये कहेंगे कि आरटीआई जो है सिग्निफिकेंटली कम कर दिया स्टेट का सिटीजन का, जिसमें इंक्लूड है गरीब जनता, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ओवर द 2 डिकेड, कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आदमियों की, बट आदमियों के पास गवर्नमेंट की नहीं है, इंश्योर करता है इट्स सर्वाइवल।
सर्वाइवल इसका गुजारा करना इज एसेंशियल फॉर द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अगर मान लो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देती है आदमियों की रिक्वेस्ट पे, तो ये बहुत जरूरी है, दोनों के बीच में सिमेट्री होनी चाहिए। उतनी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए आदमियों के पास और आदमियों की गवर्नमेंट के पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करेगा। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।